चलिए जी बच्चों, अब हम आगे का टॉपिक देखते हैं। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? केमिकल इक्वेशंस एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल चेंज को दिखाने के लिए। इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल चेंज। ढेर सारे केमिकल चेंजेस होते हैं हमारे इर्द गिर्द, हमने जैसे डिस्कस किया है, जैसे हमारा डाइजेशन का प्रोसेस, हमारे रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ये सब केमिकल चेंजेस हैं। मगर ये केमिकल चेंजेस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड केमिकल चेंजेस होते हैं और ये बॉडी टू बॉडी हल्का फुल्का डिफर भी करता है। हम लोग कुछ सिंपल वाले केमिकल चेंजेस देखते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो क्या होता है, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। तो देखा आपने, इस वीडियो में जब हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो मैग्नीशियम रिबन जो है एकदम फुलझड़ी के समान जलता है और बहुत अच्छी खासी लाइट और बढ़िया सी बहुत हीट मिलेगी, क्योंकि वो एकदम फुलझड़ी के समान जलता है। तो बहुत हीट, बहुत लाइट और साथ में कुछ व्हाइट कलर का पाउडर भी गिरता है। अब इस केमिकल चेंज को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो कैसे दिखाएंगे भला? तो मैं इस जो हमने अभी केमिकल चेंज देखा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इसको मैं सिंबॉलिकली लिख करके बताता हूं। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन जो होती है, मैग्नीशियम काफी स्ट्रॉन्ग मेटल होता है और जब हम लोग इसको एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं तो इसके ऊपर कुछ ऑक्साइड की लेयर जम जाती है मैग्नीशियम के ऊपर। तो मैग्नीशियम के ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर जम जाती है उसको हम लोग को सैंड पेपर से रिमूव करना पड़ता है, और जब हम सैंड पेपर से रिमूव कर देंगे तो अंदर का मैग्नीशियम चमचमाता हुआ बाहर निकलेगा, दिखेगा। और आप लोगों ने जैसे वीडियो में देखा होगा कि इस वीडियो में मैग्नीशियम का जो कलर था, मैग्नीशियम रिबन का जो कलर था वो सिल्वरी कलर का था, है ना? सिल्वरी कलर का मैग्नीशियम रिबन था। और जब हम इसको जलाते हैं तो देखिए बहुत हाई फ्लेम देनी पड़ती है उसको। नॉर्मल फ्लेम में बहुत टाइम लगेगा उसको जलाने में, तो हम लोग बहुत हाई स्पीड फ्लेम देते हैं, काफी हाई पावर वाली, हाई इंटेंस फ्लेम देते हैं, जिससे मैग्नीशियम रिबन में आग लगेगी और वो एकदम फुलझड़ी के समान जलेगा। जैसे दीपावली की फुलझड़ियां होती है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जलता है। तो मैं इस रिएक्शन को अगर लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, मैग्नीशियम रिबन। ध्यान रहे, जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं और कोई मेटल एनकाउंटर करता है तो मेटल का हम केवल सिंबल लिखते हैं। इस चीज का ध्यान रहे, रिएक्शन को लिखते टाइम मेटल का केवल सिंबल लिया जाता है। अब ये बर्न किया हम लोगों ने एयर में, तो एयर में तो ढेर सारी गैसेस होती हैं, ढेर सारी गैसेस होती है एयर के अंदर में। मगर बर्निंग के लिए या कंबशन के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है वो केवल ऑक्सीजन गैस होती है। केवल ऑक्सीजन गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग या फिर कंबशन के लिए। कंबशन या बर्निंग के लिए हम लोगों को लगती है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2। जब ये जलेगा
अप्रोप्रिएट टेम्परेचर के ऊपर, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, मैग्नीशियम Mg डबल पॉजिटिव, O डबल निगेटिव। तो हम लोगों को ध्यान में रहना चाहिए, मैग्नीशियम आयन होता है Mg डबल पॉजिटिव, ऑक्साइड आयन होता है O डबल निगेटिव। तो दोनों एक दूसरे के चार्जेस को बैलेंस कर देंगे, इसका 2 पॉजिटिव इसके 2 निगेटिव को, और बनेगा MgO। और इसके साथ में ढेर सारी लाइट और काफी सारी हीट बाहर निकलती है। ओके, तो ये रिएक्शन हो गई भाई। अब यदि आपको इस रिएक्शन को, इस केमिकल इक्वेशन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है, इसको और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है, तो हम क्या करें? फॉर मेकिंग एनी केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव, अगर आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाना है तो आप इसके में क्या क्या करोगे? नंबर 1, हम सबसे पहले जो भी रिएक्टेंट्स हैं और जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका नाम लिखें। नाम लिखने से हमें पता चलता है कि इसके अंदर में क्या चीज चल रही है ना, कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या है। नेम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का आप नाम लिखिए, इससे इंफॉर्मेशन और ज्यादा सटीक हो जाती है, ज्यादा बेहतर तरीके में हमें चीजें को पता चलने लगता है। दूसरा, आप इसके अंदर में कलर भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कलर बताएं। कलर के बताने से हमें यह पता चलता है कि मतलब मैग्नीशियम रिबन, अभी जिस इंसान ने मैग्नीशियम रिबन देखी ही नहीं है उसको कैसे पता चलेगा मैग्नीशियम रिबन कैसी होती है? तो आपको बताना पड़ेगा कि सिल्वरी कलर की होती है मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। इसके साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि हीट या लाइट निकली तो कितनी निकली या एब्जॉर्ब हुई, क्योंकि जिस रिएक्शंस में हीट निकलती हैं उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, और जिस रिएक्शन में हीट हमारी तरफ से लगती है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, ये हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट या लाइट या कोई सी भी एनर्जी, किसी भी फॉर्म की एनर्जी जो है वो कितनी निकली और कितनी एब्जॉर्ब हुई, अगर ये भी पता चल जाएगा तो मजा आ जाएगा। ओके, साथ में आप ये भी बता सकते हो कि किस टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन हो रही है। आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि भैया किस टेम्परेचर, जैसे अगर आप अगर मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे मोमबत्ती से या फिर आप इसको माचिस से जलाओगे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, जलेगी भी कि नहीं जलेगी गारंटी नहीं, उसको तो हाई स्पीड फ्लेम चाहिए होती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए टेम्परेचर कितना लगा, ये भी आपको जानकारी बतानी पड़ेगी कि रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए टेम्परेचर कितना देना पड़ा हमें। इसके अलावा एक चीज होती है जिसे आपको बताना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज कैटालिस्ट। हर बार ये कैटालिस्ट हो जरूरी नहीं है, मगर कैटालिस्ट जो होती है अगर उसकी इंफॉर्मेशन हम लोगों को है तो रिएक्शन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है। अब मैं यहां पे बगल में बता देता हूं कैटालिस्ट्स होते क्या हैं। कैटालिस्ट्स क्या होते हैं? कैटालिस्ट जो है वो कंपाउंड्स होते हैं, कैटालिस्ट्स जो कि रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं
और घटा भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, मगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ध्यान रहे, कैटालिस्ट्स जो होते हैं वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, मगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दो substances which alters the rate of reaction but does not participate in it। ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ऑल्टर का मतलब होता है बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ऑल्टर्स का मतलब यहां पे जो होगा, ऑल्टर का जो मतलब होता है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं। रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, मगर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे कैटालिस्ट्स होते हैं रिएक्शन में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे निकिल हो गया, पैलेडियम हो गया। ये कुछ ऐसे कैटालिस्ट्स हैं जो कि रिएक्शन में अगर रिएक्शन में हो तो उस रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाती है। ओके, तो कुछ इस तरीके से कैटालिस्ट की अगर इंफॉर्मेशन है तो बहुत अच्छी बात है। और एक इंफॉर्मेशन के लिए आप एक चीज लिख लीजिए यहां पे कि जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जो होते हैं इनको हम लोग एंजाइम्स भी कहते हैं, है ना। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट मतलब ऐसे कैटालिस्ट जिनमें जान होती है, जिनमें लाइफ होती है। ऐसे कैटालिस्ट्स जिनमें लाइफ होती है उन्हें बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहते हैं। और ये एंजाइम्स होते हैं, जैसे हमारे खाने में यदि हम दही को इंक्लूड कर दें, हमारे भोजन में यदि हम दही को इंक्लूड कर दें तो वो दही के अंदर का जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया हमारे डाइजेशन की स्पीड को फास्ट कर देगा। आप दही पीजिए, दही खाइए साथ में, या फिर मट्ठा पीजिए, तो दही या मट्ठा उसके अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो एंजाइम्स के समान काम करते हैं और हमारे डाइजेशन की रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। वैसे ही रेस्पिरेशन भी होता है। रेस्पिरेशन भी एंजाइम ड्रिवन एक्टिविटी है। हमारी बॉडी के अंदर में ढेर सारे रिएक्शंस होते हैं और वो सारे के सारे रिएक्शंस एंजाइम ड्रिवन होते हैं। तो एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स ही होते हैं। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं मगर रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यदि किसी रिएक्शन के अंदर में कैटालिस्ट्स हैं तो आपको उनकी जानकारी देना जरूरी है, आपको उनकी जानकारी बतानी ही होगी, अदरवाइज रिएक्शन इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, तो अब जरा देखिए इसी रिएक्शन को, ये प्लेन जैसी रिएक्शन हो गई, प्लेन रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन को मैं कैसे इंफॉर्मेटिव बनाता हूं जरा देखिए। जैसे मैग्नीशियम रिबन, ये हमारी मैग्नीशियम रिबन थी। अच्छा, रिबन हमने केवल इसीलिए ली क्योंकि अगर पतली सी रिबन जल्दी जल जाएगी, मगर वही मेटल का, मैग्नीशियम मेटल का बड़ा सा ब्लॉक ले लोगे तो उसमें आग ही नहीं लगेगी, है ना। बड़ा सा मेटल का ब्लॉक ले लेंगे तो उसमें कैसे आग लगेगी, उसके अंदर में बर्निंग की प्रोसेस हो ही नहीं सकती है। बड़ा मेटल है, पतला होगा तो वो जल्दी जल जाएगा, है ना। जैसे लकड़ी के पतले पतले चिप्स जल्दी जलते हैं मगर मोटे मोटे लकड़ी के ब्लॉक्स उनको जलने में टाइम लगता है ना। इसीलिए हमने रिबन ली। अब इसका कलर भी बता दो भाई। कलर, जैसे इसका कलर था सिल्वरी, ये सिल्वरी कलर का था, है ना। हमने कलर बता दिया, नेम लिख दिया, है ना। इवोल्यूशन ऑफ गैस, हीट और लाइट बता दिया, है ना। ये ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस, ओके। ये कलरलेस होती है।
ऑक्सीजन गैस कलरलेस है, ओडरलेस है, ना इसमें खुशबू होती है और ना ही इसमें कोई कलर होता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो हमारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो है वाइट या पेल कलर का, पेल मतलब डर्टी वाइट कह लो आप, डर्टी वाइट कलर का जो है ये एक पाउडर होता है। डर्टी वाइट या पेल कलर का पाउडर होता है ये, ठीक है। अगर आप इसके अंदर में यदि आपको पता हो, जैसे अभी मैं सिर्फ अंदाजे से लिख रहा हूं, मान लीजिए इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें 140 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लगा, तो आप ये भी लिख दीजिए कि 140 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लग गया भाई। तो देखिए हमने इस रिएक्शन को और इंटेलिजेंट बना दिया और इंफॉर्मेटिव बना दिया, है ना। आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैशियस स्टेट में है, ये सॉलिड, ये पाउडर फॉर्म में है, ये भी बता सकते हो। तो ये जो स्टेट्स होती हैं, ये जो स्टेट्स होती है, अगर हम इसकी भी जानकारी दे दें तो मजा आ जाएगा। स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब ये स्टेट कितनी तरीके की होती है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। स्टेट्स जो है वो मैं यहां लिख देता हूं। स्टेट्स की टाइप जो है, ये स्टेट की टाइप्स ढेर सारी होती हैं, मैं एक एक करके बताता हूं। अगर कोई सॉलिड स्टेट का है तो उसको हम लोग S लिखते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा है mg के ब्रैकेट में S लिखा है, मतलब ये सॉलिड स्टेट का है। अगर कोई लिक्विड स्टेट का है, अगर कोई लिक्विड स्टेट का है तो उसके ब्रैकेट में आप L लिख लीजिए, जैसे वाटर है ना। अगर कोई गैशियस स्टेट का है, अगर कोई गैशियस स्टेट का है तो आप उसके ब्रैकेट में G लिख दीजिए, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि भैया देखो ये गैस है तो ये उड़ जाएगी ऊपर की तरफ, इधर आप G लिख लीजिए या अपवर्ड एरो बना दीजिए। आप यदि ये एक्वस स्टेट है, AQUOUS, AQ, एक्वा का मतलब होता है पानी, वाटर। एक्वा का मतलब क्या होता है? एक्वा का मतलब होता है वाटर। तो बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो सूखे सूखे कभी रिएक्ट नहीं करते हैं, वो सूखे सूखे कभी रिएक्ट नहीं करेंगे, उन्हें हमें पानी में घोलना पड़ता है। उन्हें हम पानी में जब घोलेंगे तो उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये जो होते हैं वाटर डिसॉल्व्ड होते हैं, वाटर डिसॉल्व्ड। तो जो भी कंपाउंड्स हम लोग पानी के अंदर घोल करके उसका रिएक्शन करवाते हैं उसे हम लोग एक्वस कहते हैं। एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ। ओके, उसके बाद में एक होता है जिसे अपन लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को हम लोग PPT से रिप्रेजेंट करते हैं या कभी कभी ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब जो कि डिसॉल्व नहीं होता हो। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे बनते हैं जो पानी घुलते नहीं है, मतलब सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करते, या तो वो डूब जाएंगे या तो वो तैरते रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब हम चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती नीचे बैठ जाती है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो अलग से आपको दिखते रहेंगे, ठीक है, इनसॉल्युबल होते हैं ये। तो प्रेसिपिटेट जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं, और अगर ये प्रेसिपिटेट भारी है पानी से तो वो डूब जाएंगे, और अगर वो पानी से हल्के हैं तो वो तैरते रहेंगे। तो प्रेसिपिटेट को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए PPT लिखते हैं या फिर डाउनवर्ड एरो दिखा देते हैं।
ठीक है, तो प्रेसिपिटेट हो गए हमारे, पीपीटी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यदि किसी रिएक्शन में हम लोग इनकी जानकारी भी दे दें तो रिएक्शन और इंफॉर्मेटिव हो जाती है। तो किसी भी रिएक्शन को स्मार्ट बनाना है, इंफॉर्मेटिव बनाना है, स्मार्ट बनाना हो, तो आपको इन 6 तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप कलर बताइए, आप नाम बताइए, आप गैस एनर्जी निकल रही कि एब्जॉर्ब हो रही है ये बताइए, टेम्परेचर बताइए किस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है। मान लीजिए ये रिएक्शन 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है और आप लगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड में मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए, होगी नहीं, आपको इतना टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। आप कैटालिस्ट्स की इंफॉर्मेशन बताइए, आप रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की स्टेट भी बताइए। तो इन चीजों को बताने से रिएक्शन और इंफॉर्मेटिव और इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो जाएगी, जिसके कारण आपका प्रेजेंटेशन और भी बेहतर निखर करके आएगा। क्योंकि जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को लिख रहे होते हैं तो हम एक्चुअल में किसी केमिकल चेंज को बता रहे होते हैं पेपर के ऊपर। तो जब हम पेपर के ऊपर ये रिएक्शंस को बताएंगे तो बेहतरीन प्रेजेंटेशन होना चाहिए, इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जिसमें हमें सारी जानकारी मिल रही हो। गॉट द पॉइंट? तो चलिए फटाफट इसको लिखिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे।